बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा जी पीडीएम का जो यहाँ पे जलसे हो रहे हैं, गुजरावाला पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी आप लोगों ने सुन लिया उसके बारे में, और उसके साथ साथ आज कराची में जो होने जा रहा है वो भी आपके सामने है। बट माय क्वेश्चन इज़ कि ये जो इत्तेहाद है 11 जमातों का, इन सब का मैनिफेस्टो अलग अलग है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करते हैं सारी जमातों के लीडरान। बट माय पॉइंट इज़ कि एजेंडा एक है, एजेंडा इन्होंने एक बनाया हुआ है कि इमरान खान साहब से इन्होंने निजात हासिल करना चाहते हैं ये लोग। उसके अलावा हमने देखा कि एक हॉस्टाइल एटीट्यूड था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का टूवर्ड्स द चीफ एंड द DGISI, और उसके अलावा पहले कई मरतबा हमने देखा कि इदारों की बात होती रही लेकिन इदारों से बैकआउट किया गया, और फिर अभी दूसरा स्टेंस जो है अडॉप्ट किया गया। ये किस कोई मसलहत है या नहीं है, लेकिन जहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं चीज़ें वो ये हैं जनाब कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का स्टेंस डिफरेंट है, वो इतने हॉस्टाइल नहीं हैं। वो ज़रूर क्रिटिसाइज़ करते हैं महंगाई पर और हुकूमत के गवर्नेंस पर जो इश्यूज़ है उनको ज़रूर क्रिटिसाइज़ करते हैं वो, लेकिन इदारों को टारगेट नहीं करते। माई क्वेश्चन इज़ कि ये इत्तेहाद क्या कायम रहेगा या नहीं रहेगा, और अगर रहेगा तो कब तक रहेगा, और ये कहीं आहिस्ता आहिस्ता फिजल आउट तो नहीं होने जा रहा, या अगर होने नहीं भी जा रहा फिजल आउट तो फिर ये कब तक, एटलीस्ट कब तक हमें ये सारे जलसे जुलूस नजर आएंगे, क्योंकि एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की हुई है पीडीएम ने एंड अभी तक तो ये उसको फॉलो कर रहे हैं। आई टॉक टू हुमायूं अख्तर साहब जी PTI से, जनरल अमजद शुएब साहब मेरे बड़े मोहतरम, चौधरी मंजूर साहब बहुत काबिल एहतराम पीपल्स पार्टी से, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। अगर आप सबकी इजाज़त हो तो मैं चौधरी मंजूर साहब से शुरू कर लूँ जी, किसी को कोई एतराज़ तो नहीं? जनाब शुरू करें जनाब। चौधरी साहब, आप लोगों का मैनिफेस्टो डिफरेंट, आप लोगों के ख्यालात डिफरेंट, मैंने बड़ा क्लियरली बता दिया, मेरे ख्याल में आप इत्तेफाक करेंगे जो चीज़ें मैंने इंट्रो में कही, लेकिन ये सारी चीज़ें लेकर आप आगे तक कब तक चलेंगे, यानी कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर कब तक आप साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ऑब्जेक्ट करें, मरियम बीबी ऑब्जेक्ट करें, परवेज़ रशीद साहब ऑब्जेक्ट करें कि जनाब मियां साहब की तकरीर होनी चाहिए कराची में। सो इन सब चीज़ों को ज़रा मद्देनज़र रखते हुए आप मुझे बताइए कि आप लोगों के जो छोटे छोटे हिचेस होते हैं ना, दीज आर लाइक आई वुड से कि हिचेस है छोटे छोटे, इनको ओवरकम कर लेंगे आप लोग, या किसी न किसी स्टेज पे कोई गड़बड़ का इम्कान है जी? एक तो बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। इस मुल्क में इत्तेहादों की तारीख बहुत लंबी तारीख है। मैं इत्तेहाद को MRD के इत्तेहाद से ज्यादा करीब समझता हूँ। अच्छा। उसमें भी एक रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की मूवमेंट थी, उसमें भी 1985 में एक हुकूमत बनाई गई थी जिसको हमने नहीं माना था, और फिर उसके खिलाफ भी एक मूवमेंट शुरू हुई थी। अब देखिए, दूसरी बात आपकी ये है कि ये मंशूर बिल्कुल डिफरेंट है, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मुख्तलिफ इत्तेहाद बनते रहे हैं, वो चलते भी रहे हैं। सवाल ये है कि जो आपका सवाल है, इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है जो चीजें बैठकर तय करती है। ना बिलावल साहब करते हैं, ना मरियम नवाज करती हैं, ना कोई चीजें, और वो डेली बेसिस पे जहाँ पे भी जलसा होना होता है उससे पहले मिलते हैं, सारी चीजें तय करते हैं, और उन तय करदा चीजों के मुताबिक चीजें आगे बढ़ती। ये किसी ने फैसला नहीं करना कि कहाँ पे मियां नवाज शरीफ ने तकरीर करनी और कहाँ पे नहीं। अगर उनका आ गया कि उन्होंने स्पीच करनी है तो वो कमेटी तय करेगी कि किसने स्पीच करनी है, किस तरतीब से करनी है, और जलसा कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ऑर्गेनाइजर कौन होगा, होस्ट कौन होगा। ये सारी चीजें पहले डिसाइड होती हैं, ये स्टेज के ऊपर चीजें डिसाइड नहीं होती। जी ठीक है चौधरी साहब, लेकिन इस कमेटी के ऑब्वियसली कमेटी के पास जाती होंगी ना, रिक्वेस्ट जाती होंगी, जैसे कि आपने पहले जिक्र किया, स्टेज पे तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें डिसाइड नहीं होती, पहले डिसाइड हो चुकी होती हैं, लेकिन आप लोगों का यानी कि पीपल्स पार्टी की कमेटी के मेंबरान का राब्ता भी होता है, और आप लोगों के साथ भी होता है, बाकी पार्टीज़ के साथ भी होता है, और प्रॉबली इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी होता है। सो उसको ज़रा मद्देनज़र रखते हुए ज़रा आप बताएंगे कि अभी आगे कैसे लेके चलेंगे इन चीज़ों को आप?
देखिए, उस कमेटी के अंदर एक दिन पहले कल मीटिंग हुई होगी उसकी, मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली चूंकि मुझे पता है सारी मीटिंग्स जलसे से पहले कॉन्स्टेंट मीटिंग्स होती हैं। 18 के बाद 16 के जलसे के बाद 17 को मीटिंग हुई, उसमें सारी चीजें तय कर ली गई होगी। तो जहाँ पे ये है कि जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि ये इत्तेहाद टूट जाएगा, कल टूट जाएगा, परसों टूट जाएगा, मेरे ख्याल है उन्होंने अब ख्वाब गफलत से जागना चाहिए। रही बात ये है कि बिलावल साहब ने भी सारी बातें की है इस मुल्क में। सिलेक्टेड का और सिलेक्टर का लफ्ज सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने ही इस्तेमाल किया था, और आज भी उन्होंने किसी मुख्तलिफ अंदाज से बातें कही हैं, बातें हुई हैं। इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मत तारीख रही है। एक DGISI सीने पे हाथ मार मार के कहता था कि हाँ मैंने IGI बनाई थी। एक DGISI के बारे में इस वक्त की हुकूमत में बैठे लोग कहते हैं कि हाँ वो इवन काफ लीग को भी तोड़ता रहा, बाकी जमातों को तो छोड़े। और उसके अलावा इस मुल्क की तारीख भरी पड़ी है कि किस किस तरह से मुदाखलत हुई, कैसे पार्टियां तोड़ी गई, किस तरह नई पार्टियां बनाई जाती है। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं आती। ये एक रेडी वाले से पूछे, वो भी आपको बता देगा कि कौन मुदाखलत कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अगर ये बात हो नहीं रही तो जो बड़े बड़े चैनल्स हैं या जो बड़े बड़े प्रोग्राम है उनमें नहीं हो रही वहां, वरना ये बातें तो एक आम रेडी वाला, एक किसान कर रहा है, एक चरवाहा कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं। सबको पता है इस मुल्क में क्या हुआ है, इन इलेक्शंस में क्या हुआ है, कैसे हुआ। तो ये अब कोई बातें ढकी छुपी नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो इदारों के लोग हैं उन्हें ये फैसला करना है। अगर जनरल बाजवा साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उन्हें या इस सेटअप से या जो मेरे पे बात होती है तो उन्हें ये साबित भी करना होगा कि नहीं। Why जनरल बाजवा साहब हैज बीन सिंगल्ड आउट, जैसे कि आपने जिक्र किया कि पहले भी इस किस्म की बातें होती रही हैं, लेकिन अभी आप चीफ को क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं? पहले तो कभी किसी ने कोई इतराज, पहले कभी किसी ने कोई इतराज ऐसा सच किया नहीं, और अगर किया भी तो यू पीपल वर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बात सुन लेना जी, पीपल्स पार्टी क्या? मैंने कहा जी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतें तो नहीं है, ठीक है जी, और जिन जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, जो पास्ट की चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें आप लोग हुकूमत में रहे हैं इन वन वे और दी अदर। सो आज ये चीज़ें क्यों नजर आनी शुरू होगी और आज क्यों से नहीं हम कर रहे हैं? जब जनरल अयूब खान था तो हमने उसके खिलाफ तहरीक चलाई, फिर जनरल याया का मुदाखलत करता था तो उसके खिलाफ ओपन होकर बात की। ज़ियाउल हक के सारे दौर में हमने स्ट्रगल की। आपको याद है हुमायूं अख्तर साहब तो हमारे साथ थे जनरल मुशर्रफ के दौर में, हमने सारे दौर में ये बातें की और ओपन खुल के स्पीचेस मौजूद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है, देख लीजिए। हमने तो हर दौर के अंदर बात की, जनरल कियानी के दौर में, जनरल पाशा के दौर में, उस दौर में भी खुलकर बात की। हम तो कभी छुप छुपा के नहीं बात करते। हमारा तो ये स्टैंड है कि आइन ने सब अदारों की हदूद मुकर्रर कर दी, उन दायरों के अंदर रहिए। आपकी मेहरबानी है, सारे लोग, सारे इदारे अपने अपनी हदूद में रहे। पार्लियामेंट अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे, सिविल ब्यूरोक्रेसी अपना काम करे, मिलिट्री अपना काम करे, मीडिया अपना काम करे, सब अपना अपना काम करे। और अगर पीछे कुछ हुई है तो आगे ही चलो, कोई बात तो करे ना कि नहीं हम इस बात से हट गए हैं, नहीं करते जी, आज भी हो रही। तो साहब, आर यू फॉर दिस स्टैंस जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अडॉप्ट किया हुआ है, आप उसकी फेवर में हैं? उन्होंने गलत किया, अगर कोई गलत बात की है तो मुझे बता दें, मैं उसको समझ लूं, मैं भी समझ लूं। मैं सिर्फ ये तो वही स्टैंड है मियां नवाज शरीफ का जो पिछले 5 जुलाई 1977 से पीपल्स पार्टी आज तक कहती आई, इस मुल्क की सारी जमातें कहती आई। उन्होंने थोड़ा ब्लंट अंदाज में कह दिया। बाकी क्या है, बाकी क्या गलत कहा है उन्होंने, मुझे बता दें ये गलत कहा है। अच्छा, आपकी नजर में वो गलत नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बता देना कि ये गलत कहा है, मैं ताकि मुझे भी समझ आ जाए कि हाँ मियां साहब ने फलां बात गलत कही। नहीं, जो DGISI के बारे में और जो चीफ के बारे में मियां साहब ने जो जिस किस्म की बातें की हैं, आपके ख्याल में वो गलत बात नहीं है, यही कह रहे हैं? वो उन्होंने फेस की है, वो उन्होंने फेस की है तो कही है। इस इलेक्शन में सबको पता है क्या रोल था, हमारी पार्टी को कैसे तोड़ा गया, किन किन बंदों को ले जाया गया, आप कौन कौन बंदा किस किस पार्टी में था। अब मैं नहीं कहना चाहता कि कैसे कैसे हुआ, किसके जरिए हुआ, किन किन लोगों को कैसे उन्होंने ये सारा किया, कैसे सर्वेस किए हलकों के, कैसे
लोगों को टिकटें बांटी गई और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस मुल्क के अंदर कोई बात अब ढकी छुपी है नहीं। सो बेसिकली अगर मैं ये समझूं आपकी इस सारी गुफ्तगू से कि जो स्टैंस मियां साहब का है, यू आर फॉर इट, तो ये ठीक होगा? नहीं, मैं जो समझूं, अगर मैं इसको दूसरी तरह कहूं कि वो कोई बात अगर गलत कह रहे हैं तो हमें बताइए कि ये मियां साहब, ये एक इंटरटेलिटी में बात करके आप तो कोई गलत कह रहे हैं तो हम बिल्कुल कहेंगे कि मियां साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात तो इदारों की तो बात ही नहीं की। इदारों में हम जो एक सिपाही वहां पे लड़ रहा है, जो शहादतें कबूल कर रहे हैं, हम उसको सलाम पेश करते हैं। और जब ये दहशतगर्दी परवान चढ़ाई जा रही थी ज़िया-उल-हक के दौर में, हम कहते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखा है कि वो अपनी किताब में, अगर मुझे कत्ल कर दिया गया मैं, कि ये हमारी नस्लों को कत्ल करे। आज हम उसको फेस कर रहे हैं। उस वक्त कहा गया था कि नहीं, ये एक हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और हमारे ये एसेट्स हैं। आज वो एसेट्स हमारे सिपाहियों को, फौजियों को शहीद कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर लें, उनकी हमायत में अब ये निकले ही हैं, तो वो कहते थे मुझे क्यों निकाला, तो कायरा साहब की तकरीरें सुनने वो कहते तुम्हें झूठ बोलने पे निकाला। जन साहब, आप एग्री करते हैं जो मंजूर साहब की बातों से, या आप कोई कहीं पे डिसएग्रीमेंट है आपका? जी, चाहे वो पास्ट की बात हो, चाहे वो अभी की बात हो। देखिए जी, डिसएग्रीमेंट्स तो बहुत सारे हैं। अच्छा। क्योंकि मोहतरम चौधरी साहब ने जो कुछ कहा, किसी वक्त पे कुछ कहते हैं, किसी वक्त पे आज कुछ और कह रहे हैं। बात यह है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर लें, उनकी हमायत में अब ये निकले ही हैं, तो वो कहते थे मुझे क्यों निकाला, तो कायरा साहब की तकरीरें सुनने वो कहते तुम्हें झूठ बोलने पे निकाला। तो आज वो किसी और के जिम्मे डाल रहे हैं। हकीकत ये है कि मियां साहब की एक ही प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि आइन कहता है कुछ, मुझे उससे गर्ज नहीं है, मैं हुकूमत में हूं तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। पहली तकरीर जो उन्होंने की थी इस गुलाम इसहाक खान के खिलाफ, गुलाम साहब सदर था, उसको आइन जो पावर देता था उसके पास थी। उन्होंने, मियां साहब ने कहा था मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता। ये उनका माइंडसेट जाहिर करती। जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था तो सज्जाद अली शाह का यही कसूर था कि उसने एक मोटो लिया कि मियां साहब फैसलाबाद में एक इंजीनियर को ऑर्डर दे दिया कि इसको जेल में डाल दें। उसने कहा आइन ये इजाजत नहीं देता, उसने सुओ मोटो लिया। तो हमला हो गया उस पर। अब वो आइन में कहीं लिखा होगा मियां साहब के आइन में कि आप सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर सकते हैं, फिर आप कोर्ट में जाके जजों को खरीद सकते हैं। और तारिक साहब की मौलाना इतनी दाढ़ी रखी हुई, वो जाके पैसे बांटते रहे। तो किस्सा कुछ और है। अब यही आज की बात देख लें, मियां साहब और उनकी बेटी खामोश थी, पीछे दरपर्दा चल रहा था मामला। शहबाज शरीफ साहब भी, मोहम्मद जुबैर भी, कि जनाब किसी तरह मुकदमे हमारे खत्म कराएं। और इसी वजह से इन्होंने बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए वोट दे दिया। बाजवा साहब इतने बुरे थे, जवाब दे, ये वो सब आज कह रहे हैं। तो वोट देने वक्त आपको क्या हो गया था, क्यों गए थे वोट देने के लिए, क्यों उसकी एक्सटेंशन करवाई, क्यों नहीं उसको जाने दिया घर? बड़ा बुरा था यार वो। उसने इलेक्शन खराब कराया था आपका, उसने पता नहीं क्या क्या आज इल्जाम दे रहे हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए। उसी जिसके ऊपर इतने इल्जाम हैं आपकी तरफ से, उसको आप वोट दे देते हैं। तो आपने ये भी काम किया। और जब तक आपको आस थी, उम्मीद थी कि ये कुछ ना कुछ इमरान खान से करवा के दे देगा बाजवा साहब, तो आपकी मोहब्बतें थी। जैसे आप फट पड़े गुब्बारे की तरह, फिर आपने सब कुछ कहना शुरू कर दिया। चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं कि जी उन पे बीती है, ये बीती है भाई। किसी चीज की तह को देखें, फिर आपको अंदाजा हो जो पिछला दौर उनका गुजरा है, वो हर चीज अबारत है सिर्फ इस चीज से कि मियां साहब एक वो इख्तियार मांगते हैं जहां अदारे वगैरह कोई हैसियत नहीं रखते। आप उनकी लाहौर की मीटिंग देख लें मोदी के साथ जो उन्होंने की। उस मीटिंग में मोदी अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को लेके आया, उसका फॉरेन सेक्रेटरी साथ था, उसका रॉ का चीफ साथ था। हमारा सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी चौधरी एजाज चौधरी यहां से रवाना हुआ, उसको रास्ते से वापस कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नासिर जंजुआ यहां से रवाना हुआ, उसको रास्ते से वापस कर दिया।
आज इस बदकिस्मत मुल्क के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मियां साहब के उसके दरमियान क्या बात हुई। फॉरेन ऑफिस से पूछते हैं, वो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं, हमारा तो बंदा ही कोई नहीं था। तो जो बातचीत है वो कोई कभी कभार हमें भारत से किसी जरिए से पता लगती है, तो मोदी को लफ्ज कह देता है किसी इंटरव्यू में या किसी चीज में कि मैं वहां गया तो ये हुआ। आप देखें तो सही, किस आइन की बात आप कर रहे हैं? कौन सा आइन है जिसको आपने पामाल नहीं किया? ये सोचने की बातें हैं। आप हुकूमत में आके तो उसको अपनी खानदानी जागीर बना लेंगे तो वो नहीं चलेगी, कोई ना कोई अदारा रोएगा। मैं आपको बताता हूं जो जहांगीर करामत के साथ हुआ किस्सा। जहांगीर करामत साहब को हमने मजबूर किया कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना था। ये एक स्ट्रेटेजिक नेचर का आपके मुल्क के मुकद्दर का फैसला था, फैसला साजी के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं। हम मारे फिरते थे, कभी चौधरी निसार को पकड़ के फैसला हो रहा है, कभी किसी और को जमा करके। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, अदारा होना चाहिए जहां बैठ के बात करें। और उसके बाद कई फैसले इन्होंने ऐलान कर दिए, हम कालाबाग डैम बनाएंगे, वो शोर मच गया मुल्क में। तो हमने जनरल जहांगीर करामत को मजबूर किया कि जनाब आप इनको समझाएं कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बना दें। उन्होंने कहा जी मैं नहीं कह सकता, मैंने जब कभी इस तरह की तजवीज दी है वो समझते मैंने जैसे दुम पे पैर रख दिया, वो पड़ जाते हैं आगे से कि जी आप हमें क्या समझते हैं, हमारे ऊपर आप चेक सिस्टम लगाना चाहते हैं। जब उनको मजबूर करके उनसे ये बयान दिलवाया तो उनको घर भेज दिया, क्योंकि आर्मी ने कहा कि जनाब हमारी ये इखलाकी जिम्मेदारी है कौमी सलामती के लिए कि ये अदारा सारी दुनिया में मौजूद है, हर मुल्क में हमारा भी होना चाहिए, आप कह दें, आगे इनकी मर्जी। ठीक, ये बड़ी तारीख बड़ी दर्दनाक है इनकी। और जिस तरह मुशर्रफ का त्यारा 150-200 आदमी उसमें बैठा हुआ, ये उसको गिराने को तैयार थे। चौधरी अमीन जो उस वक्त डीजी एविएशन था, पे पैगाम दिए कि जहाज का फ्यूल खत्म हो गया तो वो गिर जाएगा। उसको उन्होंने कहा कि उसको क्या गुजरात के हवाई अड्डे को उतार दें इंडिया में, अगर गिर जाता आप सोचिए कि क्या अलमिया हो। मुशर्रफ के साथ तो आपकी दुश्मनी थी, वो जो 150-200 और लोग बैठे हुए थे उनके साथ क्या दुश्मनी किया। चौधरी साहब आज इकट्ठे हैं, इत्तेहाद का हिस्सा हैं, इनको सब व्हाइट नजर आएगा, लेकिन ब्लैक इतना ज्यादा है कि ये खुद अपने मुंह से कहते हैं अगर आज मैं क्लिप्स निकाल के दूं, इनके सारे लीडर्स जो हैं वो उनकी ये सारी बातें करते रहो। तो ये सोचना चाहिए, ठीक है, आपने मुल्क चलाना है, कोई जाती जागीर नहीं चलानी। हर अदारे का राइट है उसमें, हर अदारे का रोल है। और नेशनल सिक्योरिटी का जिस दिन से मुशर्रफ ने इनको निकाला है, 2 दहाइयों से ये फौज के खिलाफ साजिशें कर, अच्छा एक साजिश में बात। ओके, मैं चाहूंगा, मैं जन साहब मैं चाहूंगा ये कि चौधरी मंजूर साहब इसको अगर रिस्पांस देना चाहें आपकी किसी बात का तो वो दे दे पहले, फिर बिफोर आई गो टू हुमायूं साहब। जी चौधरी साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? हुमायूं साहब से लेंगे, तरीका नहीं है, मुझसे कुछ सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगी, किसी का रिस्पॉन्स नहीं देना चाहता। किसी का रिस्पॉन्स आप नहीं देना चाहते? नहीं, मुझे कुछ सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। अच्छा, मैं जैसे वो कह रहे हैं कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जैसे जनरल साहब कह रहे हैं कि अगर आपके ख्याल में वो ठीक नहीं थे तो फिर आप लोगों ने एक्सटेंशन में उनको वोट क्यों दिया? बात ठीक है, बिल्कुल हमने कोशिश की, हमने कहा कि प्रोसेस में आए, और नून लीग ने बिल्कुल उस वक्त पहल की और फिर उसके बाद कोई रास्ता नहीं था तो वोट दिया। लेकिन हम वो लोग हैं पार्टी के अंदर भी जिन्होंने इख्तिलाफ किया और कहा कि ये न करें, इसका नतीजा ठीक नहीं निकलेगा। वो बात ठीक साबित हो रही है आज। बट आप लोगों ने रेजिस्ट किया, लेकिन पार्टी की मेजॉरिटी ने उनको वोट दिया। मेजॉरिटी ने फैसला किया, लेकिन मतलब मैं तो किसी की भी एक्सटेंशन के हक में नहीं। आप अपनी जात की बात कर रहे हैं कि आप एक्सटेंशन की फेवर में नहीं थे? मैं किसी की एक्सटेंशन, मैं चाह रहा हूँ कि जो बंदा अपनी एज पूरी कर ले, यहाँ पे तो कब्रें बड़ी पड़ी है जो खुद दी थी ना, लोग हुआ करते थे। जनरल साहब का एक क्वेश्चन है चौधरी साहब कि जनरल कियानी को भी तो आप लोगों ने एक्सटेंशन दी थी। उस वक्त के हालात मुख्तलिफ थे, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल उस वक्त भी मुख्तलिफ था। तो पार्टी के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। उस वक्त एक दहशतगर्दी से जंग हो रही थी, वो उसके लिए चाहते थे कि वो कंटिन्यू रहे, लेकिन बाद में वो फैसला भी पीपल्स पार्टी का गलत साबित हुआ। जो कुछ उन्होंने किया
कियानी साहब ने क्या किया? क्या नहीं किया? मसलन कोई एक आध चीज बता दीजिए। बेशुमार चीजें, इलेक्शन से लेकर हर चीज में सारा कुछ ही हुआ। मतलब क्या गेट आया और पता नहीं क्या क्या आया। इलेक्शन में क्या मतलब क्या किया उन्होंने? बस क्या नहीं किया गया, वो DGISI उन्हीं के थे ना, जनरल पाशाह, जिन्होंने पार्टी तोड़ियां, दूसरी पार्टियां तोड़ी, जो कुछ किया सारा कुछ किया उनके कहने से करते थे। कोई DGISI जो होता है वो अपनी मर्जी से थोड़ा करता है। अच्छा, मेमो गेट हुआ, मेमो गेट आपको याद है? जी मेमो गेट याद है मुझे, लेकिन मेमो गेट में जनरल पाशा का क्या ताल्लुक था? जी मेमो गेट में जनरल पाशा का क्या ताल्लुक था उस मेमो गेट से? उनका तो कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं कौन कहता है? आपके ख्याल में उनका ताल्लुक था कोई? जी बिल्कुल, कि जनरल कियानी का भी ताल्लुक था, सारा उन्होंने बनाया था। वो तो चूंकि वो सामने लादेनगर से निकल आया, उससे कुछ सवालात पूछे गए, उससे वो गुस्सा कर गए, उसके जवाब में उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर आप सब लोगों के सामने मेमो गेट रख दिया कि उस पर बात ही नहीं करनी, उस पर सवाल ही नहीं करना, बस इस पे बात करनी। और वो सारा ऐसे था कि जैसे कि अच्छा, चलिए मैं जरा हुमायूं साहब को भी बीच में चिप इन करना चाहूंगा। बड़ी देर से मियां नवाज शरीफ अदालत में गए थे, मियां नवाज शरीफ अदालत में गए थे, ये चौधरी साहब को याद करा मियां साहब गए थे, उन्होंने बाद में माफी मांगी कि मुझे नहीं जाना चाहिए था, मैंने गलत किया। राब्ते आज भी ऑपोजिशन के कुछ लोगों के कायम हैं उन लोगों से जिन लोगों पे पब्लिकली इतराज किया जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हुमायूं साहब, यहाँ पे मतलब एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है। चौधरी साहब कह रहे हैं कि अब वो लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, और माजी में जो कुछ हुआ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अब लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जिसपे मैं आपकी क्लैरिटी चाहूँगा, क्योंकि आप इस वक्त हुकूमत में हैं, कि जनरल साहब कह रहे हैं जनाब कि जब एक्सटेंशन का मसला था उस वक्त पीपल्स पार्टी ने वोट दिया। ठीक है जी, चीफ की जब एक्सटेंशन का मसला था, आप पीपल्स पार्टी ने वोट दिया, और वो इसलिए दिया कि शायद इनके ताल्लुकात ठीक हो जाए या कोई ना कोई इन्हें एज मिल जाए। सो यही वजह है। चौधरी साहब कहते हैं मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मेजॉरिटी पार्टी के लोगों का था ताल्लुक, मेरा ताल्लुक नहीं था उससे। सो आपके ख्याल में व्हाट एग्जैक्टली वाज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन जी, बिहाइंड द कर्टन्स जी? मैं थोड़ा इसका एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव आपको दे दूं। जी प्लीज। शायद मेरे कुछ साथी बात बुरी बनाए। देखिए, ये जो दो मेजर पार्टीज हैं इस मुल्क की, पाकिस्तान पीपल पार्टी और PMLN, इनकी इब्तिदा कैसी हुई? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब अयूब खान की मार्शल कैबिनेट में वाहिद सिविलियन थे, 20 मेंबर कैबिनेट थी, बाकी सारे बावर्दी जर्नैल थे। जी, दैट्स द इंट्रोडक्शन। नवाज शरीफ साहब, ज़ियाउल हक की पंजाब की कैबिनेट में एक कोई इनका नामो निशान नहीं था पहले। मतलब इन्होंने शायद स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन कभी नहीं लड़ा था, लेट अलोन के कोई पॉलिटिकल फोरम में, और ये सियासत में आए। और जो हिस्ट्री है, जुल्फिकार अली भुट्टो मरूम अयूब खान को डैडी कहा करते थे, और ज़ियाउल हक साहब के इतने करीब थे नवाज शरीफ साहब के, वो अपनी जिंदगी उनको देने को तैयार थे। इन दोनों खानदानों का सर शाहनवाज भुट्टो का एक ताल्लुक था सिंध में आज़ादी तहरीक से, लेकिन नवाज शरीफ खानदान का किसी किस्म की कोई ताल्लुक नहीं था पाकिस्तान बनने में या वो करने में। अब ये पार्टियां बनी, अब हमसे या वो और बात है कि 66 में 8 साल बाद मुख्तलिफ किस्म के अहम वजीर रह के भुट्टो साहब अलहदा किए गए, और उसके बाद उन्होंने अपनी एक कामयाबी के साथ पार्टी बनाई और 70 के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की, कोई शक नहीं। बाकी वो लंबी बहसों में मैं नहीं जाना चाहता कि इस पाकिस्तान में क्या हुआ और वेस्ट में क्या हुआ, लेकिन अभी हम मोटी मोटी बात कर रहे हैं। देखिए, 88 में इनके नंबर PMLN के पूरे नहीं थे पंजाब असेंबली के लिए। वो कहां से इंडिपेंडेंट्स आए थे? फरिश्ते लाए थे ऊपर से। अब मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, ओके, सबको मालूम है। 1990 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर बयान है कि 1990 में
किसको कितनी रकूम दी गई। सबसे बड़ी रकम 2013 के इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी साहब का बयान है ऑन रिकॉर्ड, चौधरी मंजूर साहब इसकी तस्दीक करेंगे कि वो रिटर्निंग ऑफिसर्स का इलेक्शन करार दिया गया। जब जुडिशरी आपके काम आ रही होती है एलिजिडली तो वो बहुत अच्छी होती है, जब आपके सामने खड़ी होती है, जैसे 1997 में जनरल साहब अभी जिक्र कर रहे थे, तो वो हशर आपने देख लिया कि कोर्ट का बेंच किस तरह तोड़ा गया और डंडों के साथ हमला किस तरह सुप्रीम कोर्ट में किया गया। ये वक्त की एक बात होती है। आज तक जनरल असलम बेग के जमाने से ज़ियाउल हक के बाद जो चीफ है, कोई मुझे ऐसा आर्मी चीफ बता दें जिससे मियां नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात अच्छे हों। अब या तो कोई बहुत असूली मौकफ हो। अब मौकफ क्या है जी? मौकफ असूली यह है कि उनकी ख्वाहिश यह है कि पाकिस्तान आर्मी जो वाहिद एक इंस्टीट्यूशन रह गया है इस मुल्क में, क्योंकि वो मेरिट पे चलता है, वो चाहते हैं, और ISI तो पाकिस्तान आर्मी वो चाहते हैं पंजाब पुलिस बन जाए, और ISI वो चाहते हैं कि पंजाब की स्पेशल ब्रांच बन जाए, और उनके अपनी पसंद के अफसरान आगे पीछे ताबेदार किस्म के लोग इन इदारों को चलाएं। उनका वही हशर होगा जो पाकिस्तान के बाकी इदारों का हुआ है, और आपके सामने है सिविल सर्विस का जो हशर हुआ है, पाकिस्तान की पुलिस जो कमजोर इतनी हद तक हो चुकी है। ये सब इदारे ये इनकी एक ख्वाहिश है, अमीरुल मोमिनीन बनने का उनका पुराना शौक है, और बवक्त जरूरत वो इदारों के पास भी पहुंच जाते हैं और इदारों के खिलाफ डट के खड़े भी हो जाते हैं। अब 1993 में जो हुआ, जो उन्होंने कहा कि मैं डिक्टेटरशिप नहीं लूंगा, वो लंबी कहानी है। उसके बाद मैं आपको कई थोड़ा सा अगर हम आगे चले हुमायूं साहब, मैं आजकल के सिनेरियो में आ जाए, अगर हम आजकल के हालात में देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, अगर आप एक पाकिस्तान आर्मी को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसको डॉन लीग्स कोट अनकोट कहा जाता है, और उसमें एक उसको हल करने के सिलसिले में एक इनकी नाचाकी एक बार फिर फौज से हो गई। इनका एक हिस्सा फैमिली का थ्रू आउट वो तस्लीम करता है, वो इदारों से मसलसल शहबाज शरीफ साहब, उनके साथी, उनके रफका ताल्लुक वो राब्ता रखते हैं। मैं आपको अभी मिसालें दूं, अभी नवाज शरीफ की 20 सितंबर की तकरीर से पहले जुबैर साहब पता चल गया कि वो आर्मी चीफ के पास गए थे, क्या करने, कोई चाय पीने गए थे, को हाल अहवाल देने गए थे नवाज शरीफ का और मरियम साहबा का। वो आपको मालूम है कि वो क्यों गए थे। अच्छा, जब उधर से दरवाजे बंद होते हैं तो तकरीर आ जाती है। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ राणा साहब, आज भी पीछे से राब्ते जारी हैं कि ओके मैंने एक तहकीर कर दी है, अब क्या कोई मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, ये हम सबको मालूम है। ये कोई असूली मौक़िफ़ नहीं है। ये किसके साथ राब्ते जारी हैं हुमायूं साहब? 40 साल से ये पार्टी इक़्तिदार में रह चुकी है। राना साहब 2 मिनट अगर दें, 40 साल से ये पार्टी इक़्तिदार में रह चुकी है। 4 मरतबा वज़ारत आज़मा मिली है, 5 मरतबा पंजाब मिला है, और इन्होंने हमें दिया क्या है? और अच्छा, मैं एक चीज मेरा जवाब दे दीजिएगा हुमायूं साहब। एक चीज हुमायूं साहब, एक चीज राना साहब, एक चीज इजाजत हो। अब हमें जमहूरियत की इंतहा देखिए इन पार्टियों के अंदर कि अब हमें नेक्स्ट जनरेशन पेश की जा रही है, क्योंकि वो इंतहाई अच्छा ठीक है हुमायूं साहब, एक चीज का जवाब दीजिए के बाद आए हैं। अब वो हमारी हुमायूं साहब एक चीज का जवाब चाहिए, मुझे वक्त मेरा बहुत मुख्तसर रह गया। एक चीज का जवाब दीजिए। आपने कहा कि आज भी राब्ते कायम हैं ऑपोजिशन के, जहां से ये राब्तों की 100% ओके, आज भी राब्ते कायम है ऑपोजिशन के उन लोगों से जिन पे इतराजात उठाते हैं। वो लाइन बना के खड़े होते हैं राब्तों के लिए, ये सबको मालूम है। आज भी राब्ते कायम है 100% जी, 100%। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। मैं वक्त मुख्तसर है, मैं मजीद बात करना चाहता था लेकिन मजबूरी है।
यहाँ पे बड़ी वी गो नेक टू नेक, क्योंकि वक्त की यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए हमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाइंड अप करने में ज़रा मुश्किल होती है। बट देन अगेन एक चीज़ ज़रा ज़रूर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमारी अख्तर साहब कह रहे हैं कि राब्ते आज भी अपोजिशन के कुछ लोगों के कायम हैं, उन लोगों से जिन लोगों पे पब्लिकली इतराज़ किया जाता है। ये इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।